की आवाज़ आई, फिर जब तीसरी मरतबा हुआ तो मुझसे रहा न गया। आज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया करके। और फिर उसके बाद एक फिरौन, आपको पता ही होगा ये फिरौन कौन है। ये आमरीत वालों ने और डिक्टेटर्स ने पाकिस्तान के आईन में पेशाब किया है। मोहसिन नकवी जैसी शख्सियत पैदा हुई है। जब जब जर्नैल आइन पे पेशाब करते हैं तो मोहसिन नकवी निकलता है। खालिद खुर्शीद को इस जुमले की पादाश में हाफिज ने 34 साल सजा दिलवाई है। खालिद खुर्शीद को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गिरफ्तार करने और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। खालिद खुर्शीद को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से इदारों को धमकाने के जुर्म में 34 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कश्मीर के बाद यह नाजायज रजीम अब गिलगित बल्तिस्तान में भी आग लगाने को तैयार बैठी है। खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा सुनाने पर सोशल मीडिया सख्त रद्द-ए-अमल दे रहा है। कैसे कैसे अजीम जज बैठे हुए हैं जो सिर्फ बयानबाजी पर 30-30 साल की सजाएं सुना रहे हैं। सिर्फ मोहसिन नकवी के खिलाफ बयान की इतनी लंबी सजा कोई हाल है इस मुल्क के निजाम का, इंसाफ का। इस सजा के बाद खालिद खुर्शीद ने फिर फिरौन को ललकारा है। देखें फिरौन ने कैसे आइन और कानून को रोंदा है। 1971 की तारीख से कुछ नहीं सीखा। इतना सब कुछ करने के बाद भी कंपनी के हालात कुछ ठीक नहीं हैं। न्यू ईयर नाइट पर भी कंपनी ट्रक डाले लेकर आ गई। कंपनी फुल डरी हुई है। मरियम मुनीर और सहूलत कार कंपनी को इतना खौफ क्यों है? पुलिस लिबर्टी चौक पहले पहुँचा दी गई, कहीं पीटीआई के लोग खान के नारे लगाने न पहुंच जाएं। नारा तो लगेगा खान जिंदाबाद का, पाकिस्तान जिंदाबाद का, और लोग पूछेंगे भी गोली क्यों चलाई। मिस्टर बीन का एक नया लतीफा मार्केट में आ गया है। डोंकी वजीर आजम का फरमाना है, मैं जापान गया, होंडा फैक्ट्री थी, मैं गुजर रहा था तो ऊ की आवाज आई। थोड़ा आगे गया तो फिर ऊ की आवाज आई। पूछा तो बताया कि वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं। वर्कर्स ने ऊ करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। शहबाज शरीफ ने एहतजाज का जापानी तरीका बता दिया। और यहाँ आए रोज इस्लामाबाद में धावा बोल देते हैं। 2025 का एक लतीफा जिसे हमारे अरस्तु और रुस्तम 2029 तक इस कौम पर नाजिल रखना चाहते हैं और हमें सिर्फ ऊ की इजाजत है क्योंकि काम जारी रखना है। और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ की आवाज़ आई, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर जब तीसरी मरतबा हुआ तो मुझसे रहा न गया। मैंने कहा ये वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अंदाजा करें। उन्होंने रिकॉर्ड करवाया करके। नौकरी के लिए लोग जाहिलाना बात पर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। अब देखें शहबाज शरीफ अपनी वाली बोंगी मार रहा है और ये लोग ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे बड़ी कोई रिसर्च बता दी हो, कोई हैरान कर देने वाली बात बता दी हो। इस पर आप जरा समा न्यूज की एंकर की मुस्कुराहट चेक करें। अंसार अब्बासी फरमाते हैं कि अगर इमरान खान मौजूदा निजाम को ना ललकारें, यानी चुप करके कबूल कर लें और धांधली और इंसानी हकूक की पामालियों पर सवाल न उठाएं, तो हुकूमत इनको बनी गाला में नजर बंद करने की डील की पेशकश कर सकती है। हालांकि इंतहाई मुस्तनद जराये के मुताबिक हुक्मरान मुबैना तौर पर बार बार इमरान खान को ये पेशकश कर चुके हैं जिसे इमरान खान कई बार ठुकरा चुके हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है कि वो सहाफी हजरात जो हुकूमत की तरफ से इमरान खान को तड़ियां लगा रहे थे, वो अब इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर इमरान खान हुकूमत को चैलेंज ना करें तो किस किस्म की डील मिल सकती है। अल्लाह की शान देखें, जेल बैठकर वो पूरी सियासी बसात कंट्रोल कर रहा है और ये इक़्तिदार होते हुए भी डील दिलवाने के लिए बेचैन हैं। आसिम मुनीर, जरदारी, शरीफ रजीम और इनका बयानिया सुनाने वाले सहाफियों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अमरीकी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और साफ साफ इनकार कर देंगे। अच्छी बात है, लेकिन अमरीका मुदाखलत क्या करेगा? क्या साइफर लिखेगा जिस तरह जनरल बाजवा को लिखा था? इम्कान नहीं, क्योंकि वो ना तो आपके इंतखाबात को दुरुस्त तस्लीम करते हैं और ना आपकी हुकूमत को जायज मानते हैं। वो आपके लिए हुकूमत की बजाय रजीम का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करते हैं और बता चुके हैं कि हल्फ बर्दारी की तकरीब में भी कोई पाकिस्तानी हुकाम नहीं बुलाया जाएगा। हाँ, गालबन इम्कान है कि IMF आपका कर्जा मनसूख कर दे, क्योंकि सऊदीया, अमारात और चीन ने आपका कर्जा रोल ओवर करने से इनकार कर दिया है और इसी शर्त पे ये कर्जा जारी हुआ था। और एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के गिट्टे गोडे पकड़ने के लिए पहुँच चुके हैं। बस ठीक है, आप अमरीका को ये कर्जा बहाली करने की दरख्वास्त ना करें, क्या फायदा मिन्नत समाजत का। हाँ, ये मुमकिन है कि आपकी कर्ज वापसी करने की शक्कत ना देखते हुए सऊदिया आपको उधार तेल देना बंद कर देगा। करता है तो करेगा, जरूरत है उधार के तेल की। दफा मारे, कौमी गैरत भी कोई चीज होती है। हाँ, ये इम्कान है कि इस्लामाबाद के कत्लेआम पे हुकूमती ओहदेदारों और जर्नैलों पर आलमी सफरी पाबंदियां लग जाएंगी और इनके गैर मुल्की असासे और बैंक बैलेंस जब्त हो जाएंगे। तो क्या हुआ, हो जाने दो।
क्या करना गैर मुल्की दौरों का, पैसों का और जायदादों का। एक ही बार दिल पक्का करके ऐलान कर दें कि ये सब जब्त कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, और रोज रोज ये कहना बंद कर दें कि हम अमेरिकी मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। इससे उल्टा शक पड़ता है कि आप डर रहे हैं और अवाम को यकीन दिला रहे हैं कि भागेंगे नहीं। सिर्फ 2024 का सूरज नहीं डूब रहा, रियासत पर काबिज बदमाशों की किस्मत का सितारा भी डूब रहा है, इनका कब्जा भी छूट रहा है। 2025 इमरान खान की रिहाई और हकीकी आज़ादी का साल होगा इंशाअल्लाह। साल 2024 पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा साल रहा जो सियासी हंगामा आराई और बेयकीनी के गहरे साए तले गुजरा। एक तरफ अवाम मुआशी मुश्किलात से दो चार थे तो दूसरी तरफ सियासी मैदान में कशीदगी अरूज पर थी। इमरान खान के खिलाफ चलने वाले मुकदमात और इनके इर्द गिर्द बढ़ती हुई साजिशों ने न सिर्फ सियासी दर्जा हरारत को बढ़ाया बल्कि अवाम के दिलों में बेयकीनी और खौफ को भी जगह दी। हालात इस नहज पर पहुंच चुके थे कि इमरान खान की जान को लाहक खतरात के बारे में अफवाहें गर्दिश करने लगी। कहीं ये कहा जा रहा था कि उन्हें दी जाएगी तो कहीं जहर दिए जाने की खबरें फैल रही थीं। ये वो वक्त था जब अवाम के जज्बात को मुतहरिक करने की कोशिश अपने अरूज पर थी और इन हालात में उम्मीद की किरण बनकर कुछ आवाजें उठी। ये आवाजें उन लोगों की थी जो सियासी बहरान में अवाम को मायूसी से बचाने के लिए दिन रात कोशिश थे। ये लोग अवाम को बार बार ये यकीन दहानी करवा रहे थे कि इमरान खान की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है और वो महफूज हैं। उनका मकसद न सिर्फ अवाम को खौफ और बेयकीनी से निकालना था बल्कि उन्हें इस बात का यकीन दिलाना था कि हालात बदतरीन होने के बावजूद उम्मीद का दामन छोड़ना एक गलती होगी। जहां इन लोगों ने अवाम को हौसला दिया वहीं उन्हें रियासती जबर का सामना भी करना पड़ा। आज़ादी इजहार राय को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया। रियासती इदारों ने ऐसे लोगों को निशाना बनाया जो सच बोलने की हिम्मत रखते थे। तशद्दुद, धमकियां और हिरासत में लेना रोज का मामूल बन चुका। साल 2024 ने हमें ये सबक दिया है कि उम्मीद और सच्चाई की शमा जलाने के लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं। ये साल इस बात की याद दहानी है कि सियासी निजाम की खराबियों के बावजूद अवाम की ताकत और उनकी उम्मीद को कोई खत्म नहीं कर सकता। हमारा अज़म यही है कि हम जुल्म और जबर के खिलाफ खड़े रहें, अवाम को सच बताते रहें, उन्हें इस बात पर यकीन दिलाते रहें कि पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली आ रही है। आलमी मंजरनामा भी बदल चुका। ये साल भी फस्तायत के एतबार से सख्त तरीन गुजरा लेकिन इस साल कुछ अहम तरीन कामयाबियां भी कौम को हासिल हुई। PTI ने 8 फरवरी का इलेक्शन फौजी जबड़े से खींचकर जीता। अवाम ने तारीख में पहली मर्तबा अस्करी प्रोडक्ट पर 3 हर्फ भेजते हुए इनके बाइकाट का आगाज किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक निहायत मौसर किरदार अदा किया और तकरीबन हर मुल्क से अस्करी माफिया पर लानते भिजवाई गयी। तरसीलात ज़र जो कि जर्नलों की लाइफ लाइन है, इन पर पहली मर्तबा पाँव रख दिया गया। अगरचे ये मुहिम दिसंबर के आखिरी हफ्ते में लॉन्च हुई लेकिन इसके असरात बहुत आगे तक, बहुत दूर तक पहुँचेंगे। अदालती तारीख का सबसे बड़ा नुत्फा फाइज ईसा एक्सटेंशन लेने से नाकाम रहा। अवाम इस बात पर मुत्तफिक हो चुकी कि बुराई की जड़ सिर्फ और सिर्फ कंपनी है। कंपनी की सरमायाकारी काउंसिल $1 की इन्वेस्टमेंट भी न ला सकी जिससे इसकी नाअहली का भांडा भी मुकम्मल तौर पर फूट चुका। बाइडन रजीम गटर बुर्द हो चुकी। ट्रंप के हलफ उठाने से पहले ही इनकी पैंटें गीली हो चुकी हैं। 2025 में अल्लाह की मेहरबानी से इससे भी ज्यादा कामयाबियां मुयस्सर होंगी।